हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जो जंतु जगत है, पादप जगत है और जो कुछ अन्य जीवधारियों का समूह जिन्हें विटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा, उस समूह के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पादप जगत की या प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम की जब भी बात करते हैं तो इसमें किस तरह के जीवधारी आते हैं? इसमें वो जीवधारी आते हैं जो एकदम सतह पे पाए जाते हैं, जो चट्टान की सतह पे पाए जाते हैं। हरे कलर के बहुत छोटे पौधे, उन्हें कहते हैं शैवाल। ठीक है, तो इसमें इस पादप जगत में पहले जीवधारियों का समूह आता है शैवाल। उसके बाद पादप जगत में दूसरे जीवधारियों का समूह आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ये थोड़े से डेवलप रहते हैं शैवाल के कंपैरिजन में, और पर इनमें तना और जड़ स्पष्ट नहीं होती है, और न ही इनमें संवहनीय ऊतक होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, और न ही इनमें बीज, फल, फूल कुछ नहीं होता। ये असंवहनीय होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। तो ये भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन से या अवशोषण द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, और ये अवशोषण या एब्जॉर्प्शन को सतह से करते हैं, और भोजन और पानी को सतह से ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो जीवधारियों का समूह आता है पादप जगत में, वो कौन सा आता है? तो अगला समूह आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट जो होते हैं, इनके बारे में बात करें तो इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होती है। क्या इनमें बीज उपस्थित होते हैं टेरिडोफाइट्स में? टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं होते हैं। तो क्या इनमें फल और फूल होंगे? नहीं, इनमें फल और फूल भी नहीं होते। तो इस तरह से हमने टेरिडोफाइट के बारे में देखा, जिनमें संवहनी ऊतक होते हैं परंतु इनमें बीज नहीं होते हैं। इसके बाद अगला समूह देखते हैं जीवधारियों का, जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें संवहनी ऊतक भी पाए जाएंगे, अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे, और इनमें बीज पाए जाएंगे। पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें बीज जो होते हैं वो खुली अवस्था में होते हैं, कवर्ड नहीं होते, अनप्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह से हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा। उसके बाद हम बात करते हैं जो पादप जगत में जीवधारियों का अगला समूह आता है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें जो बीज होते हैं वो कवर्ड होते हैं, वो फल में पाए जाते हैं। इनमें संवहनी ऊतक अर्थात जाइलम फ्लोएम तो पाए जाते हैं। इनमें तना और जड़ का विभेद किया जा सकता है, और इनमें जो बीज होते हैं वो कवर्ड होते हैं, वो फल में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनकी बात करें तो इनमें फूल भी पाया जाता है, इनमें फल भी पाया जाता है, इनमें बीज भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जीवधारियों का समूह होता है जो पादप जगत में आता है। इस तरह से हमने देखा कि पादप जगत में किस किस तरह की जीवधारी आते हैं। इसके बाद हम पादप जगत में बात करेंगे इनकी कोशिका के बारे में। तो पादप जगत की कोशिका की बात करें तो इसमें किस तरह की कोशिका होती है? इनमें जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, अर्थात इनकी जो कोशिका होगी उनमें जो केंद्रक होगा वो सुसंगठित होगा, और इनके जो कोशिकांग होंगे वो झिल्लीबद्ध होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है क्या? हाँ, तो पादप जगत में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 100 से लेकर हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। और जो पादप जगत में कोशिका भित्ति का अध्ययन जो होगा हम विस्तृत में करेंगे अध्याय 4 में। इसके बाद हम अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। इनमें एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, थैले की जिसकी रचना होती है, और इसमें जो चीज़ पाई जाती है वो होती है क्लोरोफिल। जो सिक्के का अगर एक खड़ा ढेर करे तो उस तरह की संरचना होती है क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य प्रकाश की उत्पादक जो होते हैं, पादप जगत की जीवधारी क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, पादप जगत के जीवधारी स्वपोषी होते हैं। कुछ जीवधारी जो पादप जगत में आते हैं वो आंशिक रूप से परजीवी भी होते हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं तो एक धागे जैसा रचना वाला पौधा होता है,
जो दूसरे पौधों पर पूरी तरीके से फैल जाता है और ये पौधा अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। ये पीले कलर का धागे जैसी रचना वाला पौधा होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। इसको और भोजन के लिए वो दूसरे पौधों पर निर्भर करता है। वो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। और इस पौधे का नाम है, जो कि परजीवी है, इसका नाम है अमरबेल या कसकुटा। ठीक है, ये उदाहरण देखा हमने परजीवी पादप का, जो आंशिक रूप से परजीवी होते हैं, पौधे आंशिक रूप से कीटभक्षी भी होते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं कीटभक्षी पौधों के। तो इसमें जो एक उदाहरण आता है कीटभक्षी पौधे का, वो आता है, उसको बोलते हैं घटपर्णी। घट मतलब घड़े जैसा, पर्णी मतलब पौधा, वृक्ष। तो इसमें क्या होता है, जो इनकी पत्ती होती है इस पौधे की, वो घड़े जैसा आकार ले लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस घड़े जैसे आकार वाली पत्ती में सुगंधित पदार्थ होता है, उसके कारण कीट उसमें चले जाते हैं और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये जो घटपर्णी पौधे होते हैं, वो कीटों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। घटपर्णी पौधे को पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ये कीटभक्षी पौधे का एक उदाहरण देखा। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें कीटभक्षी पौधे का, तो वो उदाहरण है, उसका नाम है ब्लडर वर्ट। ब्लडर मतलब ये मनुष्य में पाया जाने वाला ब्लडर जैसी आकृति का होता है। वर्ट इसका नाम है, वाटर में पाया जाता है ये। तो इसके ऊपर से अगर इसको देखें तो ऊपर से अगर देखें तो इसमें फूल होते हैं, सुंदर से फूल, और फिर जैसे ही, और ये पानी में पाया जाता है, तो पानी के नीचे इसमें ब्लडर जैसी आकार की रचना होती है, संरचना होती है, और उसमें शाखाएं होती है। ठीक है, ब्लडर जैसे आकार की इसमें रचना होती है, संरचना होती है। उसमें क्या होता है, पानी के अंदर जो प्रोटोजोआ तैरते हैं, वो इस ब्लडर आकार की रचना में फंस जाते हैं, और अन्य जीवधारी भी इस रचना में फंस जाते हैं, और इस तरह से यह पौधा दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, दूसरे कीटों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये ब्लडर वर्ट भी एक कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तो एक होता है पौधा, उसका आकार कुछ ऐसा रहता है पत्तियों का, वो ओपन रहता है, ठीक है, जिसके एज पर कुछ कांटे जैसी रचनाएं होती है, और कीट आता है और सेंटर में चला जाता है, और जैसे सेंटर पे आता है, आकर्षित होकर जैसे सेंटर पे आता है, तो ये बंद हो जाता है पौधा। और चूँकि कीट को हम फ्लाइज बोलते हैं, और बंद होना मतलब ट्रैप कर लेना, तो इसका पौधे का नाम कुछ इस तरह से ही है। इसका नाम है वीनस फ्लाइज, मतलब कीट, और ट्रैप, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये तीसरा उदाहरण हुआ कीटभक्षी पौधे का, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इस तरह से हमने पौधों में देखा कि में आंशिक रूप से परजीवी तथा कीटभक्षी पोषण भी पाया जाता है। और अब हम आगे बात करेंगे पोषण के बाद जनन की। पौधों में जनन किस तरीके से होता है, उस बारे में बात करते हैं। तो पौधों में जनन के बारे में बात करें तो इनमें जनन में दो अवस्थाएं होती हैं, इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती है। एक होती है बीजाणु उद्भिद, जो कि 2N या द्विगुणित अवस्था होती है, और एक होती है युग्मको उद्भिद, जो कि N अवस्था होती है। ये 2N और N अवस्थाएं एक के बाद होती है, एकांतरण एक के बाद एक होती रहती है, तो एकांतरण में ये अवस्था होती है। इस कारण से इन अवस्थाओं के एकांतरण को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। इसके बाद इनके जीवन चक्र के बारे में बात करें, पादप के जीवन चक्र के बारे में, तो इनमें जो होता है युग्मनज बनता है या जायगोट बनता है, जो 2N या द्विगुणित होता है। ये द्विगुणित कोशिका जो होती है वो बनाती है बीजाणु उद्भिद, वो भी द्विगुणित होता है। ये बीजाणु उद्भिद जो होता है, इसमें मियोसिस होता है या न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु होते हैं अगुणित या एन या हैप्लॉइड। ठीक है, ये जो अगुणित बीजाणु होते हैं, ये अंकुरित होते हैं और युग्मकों उद्भिद का निर्माण करते हैं, और इस युग्मकों उद्भिद से युग्मक बनते हैं। युग्मक एन होते हैं या अगुणित होते हैं, और युग्मक दो प्रकार के बनते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। और ये युग्मक का जो होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक के मध्य संलयन होता है, और इससे पुनः युग्मनज का निर्माण होता है या जायगोट बनता है, या 2N कोशिका बनती है, द्विगुणित कोशिका बनती है। इस तरह से ये पूरा चक्र रहता है, पादप के जनन जीवन का चक्र, पादप के जीवन का चक्र रहता है। और चूँकि इस चक्र में नई संतति उत्पन्न होती है, तो इसमें एकांतरण होता है 2N और N अवस्था के मध्य। तो इस कारण इसे
संतति का एकांतरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को, इस पूरे के पूरे चक्र को या प्रक्रम को संतति एकांतरण भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पादपों में जन्म की बात, कुछ और पॉइंट की। हाँ, उनके जन्म की जो एन अवस्था होती है और जो 2n अवस्था होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हर पादप में, अलग अलग पादपों में n और 2n अवस्थाओं की लंबाई अलग अलग होती है। ये n और 2n अवस्थाओं की लंबाई जो होती है वो निर्भर करती है कि ये पादप की अवस्थाएं स्वतंत्र रूपी है या किसी और चीज़ पर निर्भर है। ये n और 2n अवस्थाओं किस आधार पर इनकी अवस्थाओं की लंबाई अलग अलग होती है, ये डिपेंड करता है कि इन पादपों की ये अवस्थाएं किसी चीज़ पर निर्भर है या स्वतंत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राणी जगत के बारे में। ठीक है, प्राणी जगत की बात करें तो प्राणी के प्रकार को हम देखते हैं अपने आसपास। पानी में तैरने वाली मछलियाँ और स्थल पर चलने वाले मनुष्य, हवा में उड़ने वाले पक्षी, अलग अलग तरह के प्राणी हम देखते हैं। इन प्राणी के बारे में अगर बात करें तो इनमें एक सामान्य चीज़ हम देख सकते हैं कि इनमें गतिशीलता पाई जाती है। मछलियाँ पानी में तैरती है, मनुष्य ज़मीन पर चल सकता है, दौड़ सकता है और पक्षी हवा में उड़ सकते हैं। तो प्राणी जगत की बात करते हैं तो प्राणियों का जो लक्षण होता है वो होती है गतिशीलता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कोशिका के बारे में, प्राणियों की कोशिका के बारे में। तो ये भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है। इनमें सुसंगठित केंद्रक होता है, इनमें कोशिकाबद्ध कोशिकांग होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। पर क्या इनमें कोशिका भित्ति होती है प्राणी जगत की जीवधारियों की कोशिका में? नहीं, प्राणी जगत की जीवधारियों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। इनकी वृद्धि के बारे में बात करें तो प्राणी जगत के जो जीवधारी होते हैं, इनकी वृद्धि के बारे में बात करें तो ये पैटर्न में वृद्धि करते हैं, दिशात्मक वृद्धि करते हैं। मतलब एक मनुष्य का उदाहरण लें तो एक छोटे से बच्चे से एक वयस्क बनने में तो उस देखा जाए तो उनके हाथ, पैर और अन्य अंगों की जो वृद्धि होती है एक दिशा में, एक पैटर्न के तहत होती है, जो कि स्पष्ट, जिसमें हमें स्पष्ट आकृति और आकार देखने को मिलता है, स्पष्ट साइज और शेप देखने को मिलता है। तो प्राणियों की वृद्धि में इनमें एक दिशात्मक पैटर्न होता है, इनमें स्पष्ट साइज एंड शेप होता है। ठीक है, आकार और आकृति स्पष्ट रहती है प्राणियों की वृद्धि की। उसके बाद हम बात करते हैं इनके पोषण की। तो प्राणियों में पोषण की बात करें तो प्राणी जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं, वो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। और दूसरों पर भी किस पर निर्भर करते हैं? ये पौधों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ये पौधों पर डायरेक्टली निर्भर करते हैं, पौधों से डायरेक्ट अपना भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरे प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वो जो प्राणी रहता है, वो पहले वाला जो प्राणी जिससे ये भोजन प्राप्त करे, वो प्राणी भी पौधों से भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राणी जगत के जीवधारी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राणियों में पोषण के बारे में और बात करें तो इनमें प्राणी संपोषण पाया जाता है, या इसको दूसरी तरीके से देखें तो जो पाचन की विधि होती है, भोजन को ग्रहण करने की विधि होती है प्राणी जगत के जीवधारियों में, इसके लिए इनमें एक तंत्र पाया जाता है। इनमें ओपनिंग या गुहा पाई जाती है, जिसे हम मनुष्य में मुख्य गुहा कहते हैं। मुख्य गुहा से ये भोजन को ग्रहण करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद इनमें नलिका पाई जाती है, जिसे पाचन नलिका कहते हैं। इसके बाद इनमें थैले जैसी रचना या आमाशय पाया जाता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राणी जगत के जीवधारियों में पाचन तंत्र पाया जाता है। तो इस तरह का जो तंत्र होता है पाचन के लिए, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। और यह जो पाचन तंत्र पाया जाता है, इस कारण से हम इस तरह के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणियों जैसा पोषण। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इनमें भोजन का संचय कैसे होता है, तो प्राणियों में भोजन का संचय दो प्रकार से होता है। पहला तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन की संरचना को देखें तो ये शाखित हमें दिखेगी, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जमे रहेंगे, ठीक है, तो यह भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, जिस अर्थात इनका ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन
के रूप में संचित रखते हैं। और दूसरी तरह का जैसे भोजन को संचित करते हैं वो है वसा के रूप में या चिकनाई के रूप में ये भोजन को संचित करते हैं। वसा के बारे में बात करें तो इसकी निश्चित मात्रा होना ज़रूरी है जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो मोटापन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर वसा की मात्रा कम रहती है तो शरीर की शक्ति प्रभावित होती है, इसलिए इसकी निश्चित मात्रा होना ज़रूरी है। इस तरह से हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन और वसा के रूप में भोजन का संचय होता है प्राणी जगत के जीवधारियों में। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। प्राणी जगत में हमने पोषण को देख लिया, अब हम बात करेंगे प्राणी जगत में जनन की। तो प्राणी जगत के बारे में बात करें, प्राणी जगत के बारे में बात करें जनन की, तो इनमें लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन कैसा होता है? नर और मादा जीवधारी के संयोग से नए जीवधारी या नए एम्ब्रियो का विकास होता है। उदाहरण के तौर पर एक नर छिपकली, एक मादा छिपकली, इनका संयोग होगा तो इनसे एक नए जीवधारी या नए एम्ब्रियो का विकास होगा। तो प्राणियों में लैंगिक जनन द्वारा नए जीवधारी का, नर और मादा में के संयोग से लैंगिक जनन द्वारा नए जीवधारियों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्राणियों में बात करते हैं संवेदना की। तो प्राणी जगत के जीवधारी के बारे में बात करें तो इनमें संवेदना पाई जाती है, ये संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के बारे में बात करें, अगर एक सिर चुभ जाए तो दर्द का एहसास होता है, दर्द की संवेदना होती है। तो इस तरह से हम बोलते हैं प्राणी जगत के जीवधारी संवेदनशील होते हैं। और दर्द की संवेदना के बाद हम प्रतिक्रिया भी करते हैं, हम अपने हाथ को तुरंत हटा देते हैं। तो इस तरह हम बोलते हैं कि प्राणी संवेदनशील होते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं। और ठीक है, और प्रतिक्रिया के लिए हम बोल सकते हैं कि प्रेरक होते हैं, इनमें प्रेरक क्रियाविधि होती है, या इसके लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं तंत्रिकी प्रेरक क्रियाविधि होते हैं, तंत्रिकी प्रेरक क्रियाविधि होती है। तो प्राणी संवेदनशील होते हैं, ये प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये एक और गुण हुआ प्राणियों के बारे में, प्राणी जीव जगत के जीवधारियों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं प्राणी जगत के विस्तृत अध्ययन की बात करें तो इसमें संघ का समूह आता है और संघ में होते हैं अलग अलग लक्षण। तो प्राणी जगत में संघ का समूह होता है और इनके जो संघ के अभिलक्षण का विस्तृत अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे, अध्याय 4 में। हम बात करते हैं इसके बाद अन्य जीवधारियों के बारे में जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हें व्हिटेकर ने अपने 5 जीव जगत वर्गीकरण में नहीं रखा। इसमें कुछ 3 अकोशिकीय जीवधारी आते हैं जो कि स्पष्ट रूप से जीवन नहीं है, जैसे वायरस, वायरॉइड तथा प्रायोन। ये अकोशिकीय जीवधारी है जो स्पष्ट रूप से जीवन नहीं है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर लाइकेन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे भी व्हिटेकर ने अपने 5 जीव जगत वर्गीकरण में नहीं रखा। सबसे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि वायरस क्या है, वायरॉइड क्या है, प्रायोन क्या है और लाइकेन क्या है। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसी संरचना होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन वो कोटेड होता है एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर में। एक कोटिंग होती है उनकी डायमंड शेप, और जिसमें सेंटर पे जेनेटिक मटेरियल होता है। और उसके बाद इस जेनेटिक मटेरियल की संरचना जो इस डायमंड शेप में होती है, उसके बाद इनमें लंबी आकार की संरचना होती है जिसे शीट कहते हैं। उसके बाद टेल पार्ट होता है इनमें वायरस में, ठीक है। तो इस तरह का भाग होते हैं वायरस में, जेनेटिक मटेरियल होता है, शीट होती है, और एंड पे टेल पार्ट होता है जिससे वायरस दूसरे जीवधारियों से अटैच होता है, उन्हें संक्रमण पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इनमें कवरिंग नहीं होती है। और ये वायरॉइड जो होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में या पादपों में संक्रमण फैलाते हैं। और वहीं बात करें हम वायरस की, तो वो एनिमल और प्लांट दोनों में संक्रमण फैलाते हैं, दोनों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब हम वायरस के बारे में देख चुके हैं, वायरॉइड के बारे में देख चुके हैं। बात करते हैं प्रायोन की। प्रायोन की बात करें, या इनको ट्रांसक भी बोलते हैं, और वायरस को विषाणु भी बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रायोन की, या जिसे ट्रांसक कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो मस्तिष्क की सामान्य प्रोटीन है, ये प्रायोन मस्तिष्क में जो उपस्थित सामान्य प्रोटीन है उसको बैंड कर देते हैं,
और इस वजह से एक सामान्य प्रोटीन एक असामान्य प्रोटीन में बदल जाती है और इस असामान्य प्रोटीन की वजह से कई बीमारियां होती है। तो ये प्रायो प्रोटीन होती है जो मस्तिष्क की सामान्य प्रोटीन को असामान्य प्रोटीन में बैंड कर देते हैं और जिससे कई बीमारियां होती है। तो इस तरह से हमने प्राणायाम के बारे में देखा, एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। अब बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है एक सहजीवी संबंध होता है, अर्थात दो जीव एक साथ रहते हैं। इसमें कवक और शैवाल दोनों घनिष्ठता से इसमें आते हैं, जो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि उन्हें विभेद करना मुश्किल हो जाता है। तो लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीवता से बनते हैं और इस तरह से हमने लाइकेन के बारे में भी जाना, लाइकेन क्या होता है। और अब हम बात करेंगे इनके विस्तृत अध्ययन की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरस को। तो वायरस के बारे में देखते हैं तो यह एक अकोशिकीय जीवन है, जो कि स्पष्ट रूप से जीवन नहीं है, क्योंकि हम जीवन उसे मानते हैं जिसमें कोशिकीय संरचना होती है और वायरस अकोशिकीय है। और अगर बात करें वायरस के बारे में तो हम देखते हैं कि सर्दी लगना, नाक बहना या जिसे फ्लू कहते हैं, फ्लू या जुकाम कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? तो वो वायरस की वजह से होता है। आगे की वीडियो में हम वायरस के बारे में और पॉइंट्स देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।